अब बात करते हैं एक्सेल इंटरफेस की। तो एक्सेल खोलते ही सबसे पहले जब आप वर्कबुक में देखें तो इसे जो टॉप का पोर्शन है इसे आप कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में सॉफ्टवेयर का नाम और साथ में आपकी वर्कबुक का नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इस पोर्शन में जब हम जाएं इसे कहते हैं क्विक एक्सेस मेनू। क्विक एक्सेस में सबसे पहले आपको सेव का एक ऑप्शन आ रहा है और अंडू रीडू का। इसके अलावा आप कुछ ऑप्शंस यहाँ से ऐड इन कर सकते हैं, जैसे ओपन या फिर स्पेलिंग, और यहीं से इसे रिमूव भी कर सकते हैं। ये थोड़ा कन्वीनियंट है, इसीलिए इसे क्विक एक्सेस बार कहते हैं, क्योंकि आप जो हिडन ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ से ऑन या ऑफ करने की सुविधा प्रोवाइड की गई है। इसे हम रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस कहते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास मिनिमाइज़, रिस्टोर और क्लोज़। मिनिमाइज़ करने से जिस टैब से यहाँ पे ये खुला था एक्सेल वहीं पे मिनिमाइज़ हो जाएगा, जिससे कि आप डेस्कटॉप को देख सकेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिस्टोर। अगर मैं इसे प्रेस करूँ और अब अगर यहाँ जाके देखें तो इसका नाम चेंज हो गया मैक्सिमाइज़। तो रिस्टोर आपको एक शॉर्ट विंडो प्रोवाइड कर देता है। जब ये शॉर्ट विंडो होती है तो इसके बाद एक ऑप्शन रह जाती है कि दोबारा से इस सॉफ्टवेयर को बड़ी स्क्रीन में देखना है, जिसका नाम हो जाता है मैक्सिमाइज़। और क्लोज़ आपको पता है, इससे सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मेनू बार। इस पोर्शन को मेनू बार कहते हैं। और अब ये एक्सेल का जो लेटेस्ट वर्जन है आफ्टर 2007, ये सब अब टैब फॉर्मेट में हमें नज़र आते हैं। टैब फॉर्मेट का मतलब है कि यहाँ से अब ड्रॉप डाउन नहीं खुलेगा, बल्कि एक टैबुलर फॉर्मेट में, जैसे होम को मैं प्रेस कर रहा हूँ या इंसर्ट को मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो एक टैबुलर फॉर्म में ये हमें नज़र आएगा, ना कि ड्रॉप डाउन। तो जब हम किसी बटन को प्रेस करते हैं उसके कंसर्न्ड हमारे पास एक रिबन खुलता है। इस पोर्शन को हम रिबन बोलते हैं, जिसके अंदर उसके सेपरेट पैलेट्स होते हैं। जैसे फार्मूला के अंदर फंक्शन लाइब्रेरी है, डिफाइंड नेम्स है, होम के अंदर फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स। इस छोटे टुकड़े को हम पैलेट बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फार्मूला बार। इस पोर्शन को हम फार्मूला बार कहते हैं, जिसमें हम एक्सेल से कंसर्न्ड फंक्शंस एंड फार्मूलाज को यहाँ पे लिखेंगे और एक्सेल में काम करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कॉलम्स और रोज़ की। तो इसमें एक्सेल वर्कबुक में एक स्ट्रक्चर होता है जो कॉलम्स और रोज़ से बना होता है। जैसे ये एक कॉलम है जिसका नाम है ए, इसका नाम बी है, सी है, और इसी प्रकार से हमारे पास ए टू जेड पहले कॉलम्स होंगे। और अगर मैं जेड के आगे जाऊँ तो ये डबल ए से स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं सभी कॉलम्स देखना चाहता हूँ तो मैं एक शॉर्टकट प्रेस करूँगा, कंट्रोल एंड राइट एरो, जिससे कि हम लास्ट कॉलम पे पहुँच जाएंगे, जिसका नाम है XFD। अगर मैं कंट्रोल दबा के लेफ़्ट एरो दबाऊँगा तो मैं फर्स्ट कॉलम में दोबारा से पहुँच जाऊँगा। इसी के साथ अगर मैं कंट्रोल टॉप एरो प्रेस करूँ तो फर्स्ट सेल में पहुँच जाऊँगा, जो कि फर्स्ट रो में है। और अगर मैं कंट्रोल दबा के डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो मैं लास्ट सेल में पहुँच जाऊँगा, जो कि 10,48,576 रो में है। एक्सेल में कम्प्लीटली 16,384 कॉलम्स हैं। तो अगर मैं कंट्रोल एंड राइट एरो प्रेस करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि XFD आए। तो XFD को जब हम कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में, दिस विल बी 16,384 कॉलम। इसे जानने के लिए हम जाएंगे अभी फाइल ऑप्शन के अंदर। फाइल में ऑप्शंस के अंदर जाने के बाद हम अगर फार्मूलाज में जाएं तो यहाँ R1C1 रेफरेंस स्टाइल को मैं ऑन कर रहा हूँ और इसे ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉलम्स को कन्वर्ट करके अब नंबर्स में बताया जा रहा है, और यहाँ पे 16,384 नंबर आ रहा है, जो कॉलम्स का लास्ट नंबर है, और 10,48,576 रो का लास्ट नंबर आ रहा है। मैं इस एक्सेल वर्कबुक के लास्ट सेल में हूँ। तो मुझे अगर फर्स्ट सेल में जाना है, कंट्रोल टॉप एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो। मैं फाइल में जाके ऑप्शंस में फार्मूलाज के अंदर R1C1 रेफरेंस स्टाइल्स को बंद कर रहा हूँ, ताकि ये पहले जैसा हो जाए। तो अगर हम कॉलम हेडिंग पे क्लिक करें तो पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर हम रो हेडिंग पे क्लिक करें तो पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। एक बॉक्स को हम टेक्निकली एक्सेल में बोलते हैं सेल। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ओनली वन सेल गेट्स सिलेक्टेड, जिसका एड्रेस यहाँ पे नज़र आएगा, पहले कॉलम का नाम फिर रो का नाम। तो दिस सेल इज़ कॉल्ड E6। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये D3 है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये B2 सेल है। हर सेल का एक एड्रेस होता है।
तो बेसिकली जहाँ पे एक रो और एक कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम सेल कहते हैं, और ये सभी सेल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी सेल का एड्रेस डालूँ तो वो मेरा एक्टिव सेल बन जाएगा। जैसे मैं अभी डालता हूँ D4 और मैं इसके बाद एंटर प्रेस करूँगा तो वो मेरा एक्टिव सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे एक्सेल के अंदर सभी सेल्स को सिलेक्ट करना है तो मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl A प्रेस करूँगा, जिससे कि सभी सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगे। और एक दूसरा तरीका है सभी सेल्स को सिलेक्ट करने का। अगर मैं इस बटन पे क्लिक कर दूँ तो सभी सेल्स सिलेक्ट हो सकती हैं। इन दोनों केसेस में एक डिफरेंस है। देखिए क्या होता है, अगर मैं किसी एक सेल पे क्लिक करके रखूं और अगर मैं Ctrl A प्रेस करूं तो मेरा करंट सेल या एक्टिव सेल अभी भी वही है J11। लेकिन अगर मैं अभी J11 पे क्लिक करूं और मैं सिलेक्ट ऑल बॉक्स पे क्लिक करूं तो मेरा J11 यहाँ से डी सिलेक्ट हो जाएगा और मेरा करंट सेल A1 बन जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रेंज। अगर हम मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करें तो इसे हम रेंज कहते हैं। एक सिंगल सेल को भी आप रेंज कह सकते हो, बट दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ वन सेल ओनली। तो रेंज जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें एक्टिव सेल कौन सा है? एक्टिव सेल वो होता है जिसे हमने सबसे पहले सिलेक्ट किया था रेंज को सिलेक्ट करते समय। जैसे मैंने अभी G6 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रैग किया तो ये सारी रेंज सिलेक्ट हुई, बट एक्टिव सेल G6 रहेगा। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ जाऊँ तो ये मेरा करंट सेल। इसके बाद अगर मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करता हूँ तो वो एक्टिव सेल के अंदर टाइप करेगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ लिखा है शीट 1, ये है शीट टैब। जब भी हम एक्सेल में काम करते हैं आप मल्टीपल वर्कबुक्स पे काम कर सकते हो एक फाइल में। मुझे बस न्यू शीट बटन पे क्लिक करना है जिससे कि मैं मल्टीपल शीट्स को क्रिएट कर सकता हूँ। जब आप किसी शीट पे क्लिक करते हैं तो आप उस शीट में एंटर हो जाते हैं। शीट अगर मुझे किसी शीट का नाम चेंज करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करके रीनेम कर सकता हूँ और इसका नाम मैं कर देता हूँ इंट्रो। एंड साथ ही मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके टैब कलर चेंज कर सकता हूँ जिससे डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी बाकी शीट्स और इस पे। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारी एक्टिव शीट होती है उसकी सिलेक्शन के बाद आप जब प्लस पे क्लिक करते हैं तो उसके समक्ष उसके साथ ही एक नई शीट बनेगी। समझ लीजिए एक्टिव शीट मेरी 3 है और मैं अगर प्लस एंटर करूं तो मेरी नई शीट 3 के साथ आएगी। अगर आप शीट की सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं यानी किसी शीट को आगे पीछे मूव करना है तो मैं सिंपली उसे सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकता हूं। जैसे इसकी पोजीशन 6 के आगे थी तो मैंने इसे क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दिया। अगर मैं कुछ ज़्यादा शीट्स एंटर कर दूं, मैं कुछ एक्स्ट्रा शीट्स बना रहा हूँ, तो जैसे ही मैं कुछ एक्स्ट्रा शीट्स बनाता हूँ, जैसे मैं शीट नंबर 13 पे पहुँच गया हूँ, इन बटन्स को कहते हैं शीट टैब स्क्रॉल बटन्स। तो इन्हें प्रेस करके हम शीट्स में मूवमेंट कर सकते हैं अगर आपकी शीट्स यहाँ पे हिडन हो रही हैं तो। अगर हम ये 3 डॉट्स जो यहाँ नज़र आ रहे हैं इन्हें प्रेस करें तो ये एक्टिव शीट की पोजीशनिंग को चेंज करता है। जैसे अभी मेरी करंट एक्टिव शीट है शीट 13, तो मैं अगर इसे प्रेस करूँगा तो जितनी शीट्स मुझे दिख रही हैं उनमें से सबसे लेफ्ट मोस्ट शीट है शीट 5। तो जब मैं इसे प्रेस करता हूँ शीट 5 जो दिख रही थी मुझे उससे लेफ़्ट शीट सिलेक्ट हो जाएगी। एक और बार प्रेस करते हैं शीट 3, ये शीट 4 के साथ जो एक्टिव शीट है वो बन गई शीट 3, शीट 2, शीट 1 जो जिसका नाम हमने इंट्रो रखा था। अगर मैं अब जैसे मुझे शीट 10 के आगे की शीट्स नज़र नहीं आ रही हैं तो ये 3 डॉट्स इस साइड पे आ गए हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूँ तो मेरी अभी करंट शीट जंप करके शीट 10 के साथ शीट 11 हो जाएगी। और अगर मैं दोबारा प्रेस करूँ शीट 12, 13 और ऐसे ही ये आगे तक चलता। एरोज़ पे क्लिक करने से एक्टिव शीट नहीं बदलती। एक्टिव शीट मेरी अभी 14 है, वो सेम रही, बट अगर मैं 3 डॉट्स को क्लिक करूं तो मेरी एक्टिव शीट चेंज हो जाती है। अगर मैं इस एरो पे जाके 1 सेकंड के लिए जैसे मैं माउस को स्टेबल करता हूं तो हमें एक हिंट मिल रहा है। यहाँ पे एक सजेशन है कि कंट्रोल दबा के अगर लेफ़्ट क्लिक करा जाए तो हम एक्सट्रीम लेफ़्ट शीट पे पहुंच जाएंगे। तो मैं कंट्रोल दबा के लेफ़्ट क्लिक करता हूं तो आप देखिए फर्स्ट शीट पे आप आ गए हैं। और अगर मैं कंट्रोल दबा के इस बटन पे क्लिक करता हूं तो आपकी जो लास्ट एक्टिव शीट्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी।
अगर हम लेफ़्ट एरो या राइट एरो दोनों से किसी पे भी राइट क्लिक करें तो हमारी शीट्स की पूरी लिस्ट यहाँ पे आपके सामने नज़र आ जाएगी। अगर आप किसी शीट को चेंज करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं शीट 2 को सिलेक्ट करके ओके करूँ तो वो आपकी करंट शीट हो जाती है। वैसे ही राइट क्लिक करके अगर मैं शीट 14 को करंट शीट बनाना चाहूँ तो इसे सिलेक्ट करके ओके करेंगे, ये हमारी करंट शीट बन जाएगी। शीट्स में मूवमेंट करना या शीट्स में ब्राउज़ करने का एक और मेथड है। अगर मैं कंट्रोल और पेज डाउन बटन प्रेस करूं तो मूवमेंट राइट साइड को होती है, और अगर मैं कंट्रोल दबा के पेज अप का बटन सिलेक्ट करूं तो मूवमेंट लेफ़्ट साइड पे होती है। जैसे मैं अभी कंट्रोल पेज अप कर रहा हूं तो शीट 4 पे पहुंच गया। अगर मैं कंट्रोल पेज डाउन करूंगा शीट 5 सिलेक्ट हो जाएगी। वैसे तो आप माउस से क्लिक करके कर ही सकते हैं, बट एक कन्वीनियंट ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट इंटरफेस की ऑप्शन है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स। तो ये जो पोर्शन यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पे नज़र आ रहा है इसे हम स्क्रॉल बार कहते हैं। ये 2 एरोज़ टॉप पे और बॉटम पे, स्क्रॉल एरोज़ के बाद जो बीच का पार्ट है इसे स्क्रॉल थंब कहते हैं। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है और सिमिलरली ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। अगर मैं इन एरोज़ पे क्लिक करूँ तो आप हॉरिजॉन्टली मूवमेंट कर सकते हैं, और अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूँ तो आपकी शीट डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मूव होगी और अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव होगी अगर मैं ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँ। जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है इसे पकड़ के, जैसे माउस से अगर मैं क्लिक करूँ और लेफ़्ट क्लिक से मैं इसे मूव करूँ तो ये स्क्रॉल हो जाता है। अगर मैं वैसे ही अगर मैं माउस से स्क्रॉल करूँ स्क्रॉल व्हील के साथ तब भी ये मूवमेंट आपको नज़र आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है टैब स्प्लिट बॉक्स। ये जो 3 डॉट्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं इन्हें टैब स्प्लिट बॉक्स कहते हैं। जब आपको ज़्यादा टैब्स देखने हैं, जैसे अभी हमारे पास 15 शीट्स नज़र आ रही हैं, अगर आपको ज़्यादा टैब्स देखने हैं तो इसे क्लिक एंड ड्रैग करके आप राइट साइड पे मूव कर सकते हैं, जिससे कि स्क्रॉल बार तो छोटा हो जाएगा बट आपकी शीट्स यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा स्क्रॉल बार था, जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ था जो पहले से था वही एक्टिवेट हो जाए तो इस टैब पे हम डबल क्लिक करके उसे वापस से रिज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो सबसे पहली ऑप्शन आती है ऑटो हाइड रिबन। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो आपका टाइटल बार और रिबन दोनों हाइड हो जाएंगे। बट अगर मैं माउस को थोड़ा ऊपर लेके जाऊं तो यहाँ पे जो ग्रीन बॉक्स जैसा नज़र आ रहा है, अगर इस पर क्लिक करें तो आपको टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए ये दोनों चीज़ें नज़र आएंगी, बट अगर आप यहाँ किसी सेल पे क्लिक करें तो वो दोबारा से छुप जाएगी। अगर आप उसे दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप इस 3 डॉट्स पे क्लिक करके दोबारा से रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस में जाइए और शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि वो रिज्यूम हो जाएगा। जैसी पहली कंडीशन थी वैसा बन जाएगा। अगर मैं 3rd ऑप्शन देखूँ जो कि है शो टैब्स, इस ऑप्शन में क्या होता है कि मेरे पास जो मेनू बार है वो तो नज़र आ रहा है, बट उसके नीचे का जो रिबन का पार्ट है जिसमें पैनल्स और पैलेट्स हैं वो नहीं दिख रहा। तो मुझे अगर किसी कमांड पे काम करना है या कोई टूल लेना है तो मुझे उससे कंसर्न्ड मेनू बार की ऑप्शन में जाके टैब को खोलना पड़ेगा। तो उसमें आप काम कर सकते हैं, और जब आपका काम हो जाए तो वो उतना पोर्शन दोबारा से हाइड हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक्सेल आपको सभी ऑप्शंस देता है इंटरफेस को चेंज करने की। जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हैं। अगर हम रिबन के एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाके बॉटम पे देखें तो यहाँ पे एक एरो है जिसका नाम है कोलैप्स द रिबन, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल F1। ये वही काम करेगा जो ये शो टैब्स करता है। अगर मैं इसे प्रेस करूँ तो ये रिबन को हाइड कर देगा, और उसके बाद अगर आपको दोबारा से पहले जैसा रिस्टोर करना है तो शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक कर सकते हैं। अगर मैं शो टैब्स के ऑप्शन पे क्लिक करूं और किसी टैब पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे जो शो ऑप्शंस की जो बटन थी वो अब पिन द रिबन नाम से आ गया है। अगर मैं इसे पिन द रिबन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे ये स्टेबल हो जाएगा। एक्सेल के इंटरफेस में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एक्सेल वर्कबुक में प्रैक्टिकली कुछ काम करेंगे और फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे।